आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशनल। आज हम लोग बहुत सी चीजें सीखने का प्रयास करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल जैसे टर्म आता है तो हमें पता चलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर फेंकते हैं आफ्टर सम टाइम्स वापस फिर क्या है वो अर्थ पे रिटर्न आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी ग्रेविटेशनल का आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसका कुछ कुछ इक्वेशंस निकालेंगे और यदि जो एग्जाम्पल दिया होगा तो करवाएंगे एग्जाम्पल भी। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग इसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के भी नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम रिलीज करते हैं एक स्मॉल स्टोन को विदाउट पुशिंग किए किसी हाइट से तो क्या होगा वो एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स अर्थ की ओर क्या होगा नीचे आएगी गति के साथ एक्सेलरेशन के साथ नीचे की ओर आएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टोन व्हेन द एक्सेलरेटेड टुवर्ड द अर्थ, किसी स्टोन को हम लोग अर्थ से नीचे गिराते हैं इसका मतलब हुआ कि फोर्स एक्ट हुआ किस पे, जो स्टोन नीचे आ रही है। दिस फोर्स पुल खींचा अपने की ओर अर्थात सेंटर का, जो अर्थ का सेंटर है उस ओर, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हेयर यहां हम लोग देखेंगे स्टोन अट्रैक्ट हो रहा अर्थ की ओर, इसका मतलब हुआ कि एवरी ऑब्जेक्ट जितने भी यूनिवर्स में है सारे जो स्टेबिलिटी दिखा रही है कि अपने स्थान पे स्टेबल है ड्यू टू बोल सकते हैं ग्रेविटी। यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, अर्थात जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है सारे को अट्रैक्ट करती है। इस तरह से सारे अपना अपना एनर्जी के वजह से सब क्या अपने अपने पॉइंट पे स्टेबल है। और किसी भी फॉर एग्जांपल के लिए एक न्यूटन वैज्ञानिक भी था तो वो भी शायद एक फल को गिरते हुए देखा था और ये ग्रेविटेशनल का सिद्धांत दिया था जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, जिसका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, 1687 की बात है। ये एक नियम देते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठकर एक सेब को गिरते हुए देखते हैं। About the force of attraction between the two objects in the universe which is known as Newton's law of gravitational। और यहाँ पे एक लॉ देते हैं और वो डिस्क्राइब करते हैं कि यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स अट्रैक्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अर्थात एक हमारा मास कैपिटल एम ये है और सपोर्ट ये 10 kg का है और एक छोटा एम मानो ये 5 kg का है। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हमारा डी है, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 मीटर। तो जो इस दोनों के बीच जो फोर्स अट्रैक्शन होगा F इक्वल टू जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, या यदि हम इसे m1 मानते हैं इसे हम m2 मानते हैं तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगी F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यदि हम इसे r मानते हैं तो। ठीक है, अब g ये ध्यान रखनी है और आगे बताएंगे जी का वैल्यू क्या होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और मास हमारा दोनों दिया है, आर दिया है, आर का वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगी। तो ये था लॉ, अर्थात यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच फोर्स अट्रैक्शन होती है। और इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास, अर्थात हम बोल सकते हैं जितने भी यूनिवर्स में मासेस वाला ऑब्जेक्ट है सारे एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स, एक फोर्स के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस का प्रोडक्ट अर्थात मल्टीप्लाई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात डिवाइड में जाएगा उसके बीच का रेडियस, उसके बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर
ऑफ डिस्टेंस, जिसे हम लोग बोल सकते हैं ये है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एम इंटू एम वन, या ऐसे बोल सकते हैं एम वन इंटू एम टू, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा एक कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे जी आ जाएगी, जी को हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, लेट्स सपोज मास हमारा कैपिटल एक मास है, एक स्मॉल मास है, उसको स्मॉल एम मान लिए, दो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस डी है, तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला निकल आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स का, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, या फिर एफ इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, या फिर इसे याद कर सकते हो जी पहला मास इंटू सेकेंड मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे जी क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जानते हैं। जी का वैल्यू है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे चाहो तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे हमारा एफ निकल जाएगी, जी का वैल्यू है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास वन हमारा कितना दिया हुआ है 10 kg इंटू 5 डिवाइडेड बाय डी कितना दिया हुआ हमारा 5 मीटर, तो 5 इंटू 5, इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर में आंसर आ जाएगी, फोर्स न्यूटन में आ जाएगी। ठीक है, तो निकाल सकते हो। हम लोग यूनिवर्स लॉ का हम लोग डिराइव कर लिए इक्वेशन, एफ इक्वल टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होती है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अब इसका यूनिट की भी बात कर सकते हैं। तो यूनिट की बात हम लोग एफ इंटू डी स्क्वायर, जब जी हमें निकालना चाहे तो जी निकाल सकते हो इजीली, देखो हम डिराइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ से जी चाहिए, इसका हमें चाहिए क्या होगा यूनिट, तो जो आर स्क्वायर है चला जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इक्वल टू ये क्या हो जाएगी जी हो जाएगी। ठीक है, अब एफ का क्या होता है न्यूटन, आर स्क्वायर डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, ये क्या है मास है तो केजी है, दो मासेस यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर इक्वल टू जी। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं जो जी का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 इनवर्स। यही हमारा यहाँ पे भी निकाला है, तो समझ सकते हो कैसे निकाले हैं, और सिंपल है। हम लोग मास को किसने मेजर करते हैं केजी में, डिस्टेंस को मीटर में, फोर्स को न्यूटन में, इसलिए फोर्स को हम लोग एन माने हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन बता देना चाहते हैं, यदि हम कहीं भी फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट में उतना ही मैग्नीट्यूड का उस साइड से हमें फोर्स अट्रैक्ट होता है, इसे बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि अपने हैंड से किसी दीवार पे मारते हैं तो फिर क्या होगा, जितना फोर्स हम उस पे लगाए उस दीवार पे उतना ही फोर्स दीवार हमारे हाथ पे लगाएगी, जिससे हम लोग पता चलता है, जिससे हमें फील होता है कि हमें भी चोट लगी है। जस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन ये न्यूटन थर्ड लॉ। तो आज हम लोग देखेंगे रिलेशन अर्थात संबंध देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। जब 9th क्लास में जाओगे या फिर जो 9th क्लास में है सबको पता होना चाहिए कि मोशंस का 3 इक्वेशन होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ए सवर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक और होता है हाफ एम बी नहीं, एक और होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 मोशन इक्वेशन होता है, उसी 3 मोशन इक्वेशन को हम लोग यहाँ ग्रेविटेशनल के टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बढ़िया तरीका समझना, ये 9th में भी है 5, 8 जो बच्चे पढ़ते हैं बढ़िया तरीका से उसको ही बताया जाता है पहले से ही, और 11th 9th 12th सब सारे में आता है, तो समझने का ध्यान प्रयास करना और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे रिलेशन देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ और न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो भी हम पढ़ रहे हैं।
ग्रेविटेशनल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ऑफ थर्ड लॉ, थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। ये क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अनदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बोलता है क्या, जब भी हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो जस्ट हमारा अपोजिट में उस साइड से भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाइड होती है। ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसे हम बताएं जस्ट अभी जितने भी यूनिवर्स में मासेस वाला ऑब्जेक्ट है सब क्या है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे से। इन केस फ्रीली फॉलिंग स्टोन ऑन एंड अर्थ, द स्टोन अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ मीन द अट्रैक्ट द स्टोन। और हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी स्टोन्स को, पत्थर को नीचे गिराते हैं तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है, तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। और इससे हम लोग ड्राइव भी फॉर्मूला किए थे, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्टोन शुड आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ से हम लोग देख सकते हैं कि जब हम पत्थर को ऊपर फेंके तो उतना ही फोर्स से वो भी नीचे आना चाहिए। तो हम यही बोल सकते हैं कि स्टोन जो पत्थर है वो नीचे आ रही है ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। इट इज द ट्रू, ये सही बातें हैं। दैट द स्टोन आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स। हम बोल सकते हैं यहाँ भी जितना फोर्स से हम ऊपर की ओर पत्थर को फेंके हैं, पत्थर भी उतना ही फोर्स से नीचे की ओर लगाएगी फोर्स। यहाँ बोल सकते ट्रू है, सही है। अर्थात कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है और न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ एक दूसरे से मैच कर रहा है विद द सेम फोर्स, जिसको हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ द्वारा निकलता है एफ इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ न्यूटन के सेकेंड लॉ के निकलता है एफ इक्वल टू एम ए ड्यू टू द एवरी लेस मास ऑफ द स्टोन द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है बोल सकते हैं किसी एक्सेलरेशन का, ये जो यहाँ पे ए की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। और बात करें वेलोसिटी का तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन स्मॉल जी का वैल्यू होता है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना ये। ऑफ अर्थ टू अर्थ स्टोन इतना है विच इज अनएजिबल विद कैन नॉट फील इट। और ये यदि पत्थर बहुत ही छोटा तो हम उसे फील नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का इंपॉर्टेंस। तो द फोर्स दैट बाइंड्स अर्थ द अर्थ, अर्थात जो ये फोर्स है अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट है लाइक पहाड़ झील, ये सारे क्या है इसी फोर्स की वजह से सबको बांध कर रखा है, सबको स्टेबल कर रखा है। वरना जो ये खत्म हो जाएगी तो पता चला हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर जो चांद घूमती है वो भी इसी वजह से स्टेबल है। मोशन अराउंड द सन, सन जो सन के चारों ओर जो अर्थ घूम रही है इसी वजह से स्टेबल है। द टाइड ड्यू टू मून एंड द सन, इसी वजह से स्टेबल से। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन, जब हम लोग गिराते हैं कहीं ऊपर से ऑब्जेक्ट को तो विदाउट कोई फोर्सेस अप्लाई किए ऑटोमेटिक नीचे आती है। अर्थात वहां हम लोग देखेंगे थोड़ा स्मॉल जी का वैल्यू वन ऑब्जेक्ट थ्रू अपवर्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट तक जाती है, देन फिर वहां से उसका वेलोसिटी 0 होता है, फिर वापस वो फॉलिंग करना स्टार्ट होती है टुवर्ड्स द अर्थ। वही बता रहे व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द अपवर्ड इज रीचेज सर्टेन हाइट देन द स्टार्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिवेट हो रही है। इस वजह से किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे गिराते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स अर्थात एक सर्टेन हाइट अचीव करती है, फिर उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है 0 होता है, फिर वहां से फॉलिंग करना स्टार्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हम लोग इसे बोल सकते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। During this free fall direction, don't change the velocity completely change which is the call station due to gravity। अब जो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रही है इसका ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी चेंज होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी, नहीं, ये एक कंटिन्यू चेन रेटी बना के रखती है और वो नीचे गिरती रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थात जो वस्तु मूव कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो इसमें एक्सेलरेशन आ रही है, अर्थात टाइम के साथ वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल के कारण, तो हम लोग बोलते हैं उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये टॉपिक याद रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग स्मॉल जी द्वारा डिनोट करते हैं, याद रखना स्मॉल जी द्वारा। और ये जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है। इट यूनिट सेम एक्सेलरेशन, जिस प्रकार से एक्सेलरेशन का यूनिट होता है उसी प्रकार से इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अर्थात वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो एक्सेलरेशन होता है इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक टाइम नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, दो टाइम है तो सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू मीटर पर सेकेंड इंटू या फिर और मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे जी कैलकुलेट कर रहा है जो 9.8 मीटर है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हम तो ऐसे बता दिए कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन थोड़ा देखते हैं किस प्रकार से क्या है। हम लोग जी का वैल्यू फाइंड करेंगे सरफेस ऑफ अर्थ का। यूनिवर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस फ्रीली द फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स में क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट विदाउट किसी फोर्स अट्रैक्शन विथ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रीली क्या होता है, मूव होता है टुवर्ड्स द अर्थ, इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसे हम लोग जी द्वारा डिनोट करते हैं, ऑलवेज एक टुवर्ड द सेंटर ऑफ इट, और ये हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर लगती है। द फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जो हम लोग आगे कैलकुलेट किए थे। जब एमी की बात करें तो ये हमारा क्या मास ऑफ अर्थ, अर्थात हमारे अर्थ का मास कितना है। स्मॉल एम वो ऑब्जेक्ट कितने मास का है, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस अर्थ का रेडियस कितना है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ड्यू टू द फोर्स एफ, तो एफ इक्वल टू एम जी। वहां पे हम लोग ले रहे थे, हम लोग जो सेकेंड लॉ से निकाले थे एफ इक्वल टू एम है, तो यहाँ पे जो ए था एक्सेलरेशन, क्या था एक्सेलरेशन, ये फोर्स के फॉर्म में है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर एक्सेलरेट करा रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगेगी, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब यहाँ पे उसी को हम लोग न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशनल टर्म में डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हट करके यहाँ पे आ जाएगा एफ इक्वल जी, स्मॉल जी, जी को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू एम जी। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, या फिर इसी को हम मान लेते हैं एम ई, कैपिटल एम ई यानी मास ऑफ अर्थ, m2 अर्थात मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट होगा, इसे हम मान लेते हैं स्मॉल एम। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हम ये पुट कर सकते हैं एम जी, तो एम जी पुट कर सकते हैं एफ इक्वल टू एम जी, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब ये एम कैंसिल आउट हो जाएगी, अब बचा क्या हमारा कैपिटल जी इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर। मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी का जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई बाय आर स्क्वायर, अर्थात जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जो अर्थ का रेडियस है। तो हमें पता होगी कि जी का वैल्यू पर क्या लिखे थे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस
11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना है? हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ का मास है वो 6 इंटू 10⁻24 केजी ये है। और रेडियस की बात करें, कौन सा रेडियस है? अर्थ का रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। दो रेडियस है, दो लेते हैं आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके निकालेंगे जब, तो जी का वैल्यू आएगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ से जी फाइंड आउट कर लिए। आगे की ओर बढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी, क्या है जी एंड जी में रिलेशनशिप? तो जस्ट ऊपर निकाले हैं जी इक्वल टू जी जी। ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं चल रहे पेन? ठीक है, हम लोग देखते हैं, ऊपर निकाले थे जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम जी भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, तो हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप क्या है डिफरेंस बिटवीन जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, तो कैपिटल जी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो हम लोग वहां पे कॉन्स्ट प्रोपोर्शनल हटाए थे तो जी आया था, तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट जो स्मॉल जी है उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी। कैपिटल जी का वैल्यू हम ऊपर डिफाइन किए 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया था? इस प्रकार से निकल आया था, कैपिटल जी मास ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहां से निकला था। इट वैल्यू कांस्टेंट ऑलवेज एवरीवेयर, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कैपिटल जी का वैल्यू है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी भी वेरी नहीं करेगी। जहां भी इक्वेशन में हम लोग लगाएंगे तो कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10⁻11 ही लेंगे। लेकिन और यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि जो स्मॉल जी का थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ये जो हमारा स्मॉल जी का वैल्यू है, कि ड्यू टू डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ, यदि अर्थ के अंदर जाएंगे तो रेडियस वहां पे घट जाएगी। तो इस सिचुएशंस में यहाँ पे जो जी का वैल्यू होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है जी इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर। तो जी हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो तो ये फिक्स ही रहेगा। जो अर्थ का मास वो भी फिक्स ही रहेगा। यहाँ पे वेरी करेगा आर, जो यहाँ पे वेरी करेगा आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ये वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि अर्थ के अंदर की ओर जा रहे हैं तो रेडियस क्या होगा? घटेगा, रेडियस घटेगी। ये रेडियस नीचे डिवाइड में है, रेडियस घटेगी। जब किसी हम डिवाइड में वाले को बढ़ाते हैं तो उसका जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड आता है वो क्या होता है? घटता है। जब हम डिवाइड वाले को घटाते हैं तो जो फाइनल वाला आंसर आता है वो बढ़ता है। यहाँ पे आर का वैल्यू घट जाएगी, तो इस कंडीशन में जी का वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? जो स्मॉल जी है उसका क्या होगा? वैल्यू वैरी करेगा, डिपेंड्स ऑफ सिचुएशन, डिपेंड्स ऑफ जो क्वेश्चंस में दिया है, वेरियस प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग अर्थ के सेंटर में पहुंचे हुए हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आर इज जीरो हो जाएगी, रेडियस जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनफिनाइट चला जाएगा। और इस यूनिट की बात की तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका यूनिट की बात की तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन बहुत ही जरूरी है। हम किधर की ओर जा रहे हैं? सेंटर की ओर जा रहे हैं। किधर की ओर जा रहे हैं? सेंटर से दूर जा रहे हैं। तो मैंडेटरी का ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक इक्वेशंस देखते हैं और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम लोग मोशंस में 3 इक्वेशन पढ़े थे। जो नहीं जानते ध्यान से देखना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग जो पढ़े थे इक्वेशंस, v बराबर u प्लस ए टी। और यहां लिख देते जो हम लोग मोशन में पढ़े थे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू
u प्लस ए टी, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, और एक था कौन सा, हाँ v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां हम डिफाइन कर देते हैं कि जो यहां पे है डाटा, ये v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, नहीं ये फाइनल वेलोसिटी है, यहां पे लिख देते हैं साफ से, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, ये भी तो हो ही गया, s क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, a क्या है, एक्सेलरेशन, और कुछ बचा है इसमें नहीं, t क्या है, टाइम। इस तीन इक्वेशन से यदि कोई वस्तु, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, आफ्टर सम टाइम्स वो रुक जाती है, या कोई स्टे रेस्ट पे है, कोई स्टार्ट हो रही है, तो जो वहां पे डाटा दिया रहेगा उसके बेस पे हम लोग जो भी अननोन डाटा होगा, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो इस तीनों इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था इक्वेशन मोशन के लिए, इक्वेशन 3 इक्वेशन मोशन का। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रेविटेशनल के टर्म में, तो यहाँ पे जब भी ग्रेविटेशनल के टर्म में आएंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें होगी जो देखने लायक है। क्या है वो चीजें, यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे जो ए होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो बदल जाएगा जी से, स्मॉल जी से, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थात यहाँ जो एक्सलेट हो रहा ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के कारण हो रही है, और वहां पे ए था, सिंपल एक्सलेशन था, तो ए यहाँ पे चेंज हो जाएगी स्मॉल जी से, और जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा एस, एस बदल जाएगा एच, हाइट में कितना हाइट तक गया, वहां पे हम लोग देखते थे डिस्टेंस, कार कितने दूर तक ट्रेवल किया, वहां हम लोग एस लेते थे, यहाँ पे एच लेंगे, और टाइम तो सेम ही रहेगा, और तो कोई चेंजेस तो नहीं दिख रही है। हाँ, बस ये हमें चीजें ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं, सेम क्वेश्चंस यहाँ पे लिख सकते हैं, थ्री क्वेश्चंस ऑफ मोशन, बट ये किसके लिए आ जाएगा, ग्रेविटेशनल के लिए, ठीक है, ग्रेविटेशनल लिख लेना सही से। यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम लिखेंगे, v के जगह पे क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, u प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे जी टी, और v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gt, ठीक है, एक हजार जी लिख देंगे, और एस, एस क्या, एच, 2gh, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एच, एच क्या लिखेंगे, एच, और v इजकल टू यू, यू टी तो हमारा टी रहेगी, हाफ एक हजार क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। बस ये हमें चेंज कर देना, यही हमारा तीन इक्वेशन है जिसके द्वारा हम लोग सारे निकालते हैं, यही सब लिखा है, देख लेना ध्यान से, समझ में आ जाएगी, और ऐसे हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, यही तीन इक्वेशन थ्रू हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही बढ़िया से समझना। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवार्ड फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, हम लोग जो अर्थ का सेंटर उससे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर का वैल्यू वो बढ़ जाएगी, तो जो इस कंडीशन में हम लोग जी होगा, जी का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है, ये भी समझ सकते हो। और एक बात, थोड़ा केसेस बता देते हैं जो लिखा है केसेस।
बोल रहा है क्या, क्वेश्चन ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट द फॉलिंग फ्री द टुवर्ड्स द अर्थ एंड द थ्रो वर्टिकली। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं और वो क्या होता है नीचे की ओर आती है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है टी सेकेंड के लिए हम लोग ये यूज करते हैं v बराबर यू प्लस जी टी, जो नीचे लिखे हैं। यदि हाइट निकालना हो हमें तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं फॉर्मूला, यानी जो एस बराबर यू टी प्लस हाफ, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ भी नहीं होगा, एस होगा। तो ये इक्वेशन हम लगाते हैं, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे क्या होगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट यदि निकालना है तो हमें यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, ये फोन लगाएंगे। यदि रिलेशन दिखाना हमें तो ये फोन लगाएंगे बी स्क्वायर टू जी एच। तो ये तीनों इक्वेशंस हो गए जब हम लोग जनरली फॉलिंग होगा या फिर अपवर्ड हम फेंकेंगे। ठीक है, यदि टी साठ यदि टाइम निकालना है, ये वेलोसिटी निकालना है टी सेकंड में कितना वेलोसिटी होगा, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे वी बराबर यू टी प्लस जी टी। हाइट निकालना हमें तो एच इक्वल टू यू टू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यदि हमें v और u में रिलेशन दिखाना है तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच यूज करेंगे। केस नंबर 2, अब दिखना यहाँ पे ये सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। When object the falling from the rest position mean the initial velocity 0। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करा रहे नीचे तो वहां पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अर्थात किसी रेस पोजीशन से हम लोग क्या, अर्थात रेस पोजीशन मीन्स क्या, नीचे वेलोसिटी 0, अर्थात जो u होगा, u यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, u क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जब u 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो बचा क्या, v इक्वल टू जी टी। जब हमारी u 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगी, तो बचेगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। जब यहाँ पे u 0 तो सिर्फ 2g बचेगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। समझ में आ गई होगी। अब आगे क्यों बढ़ते, इक्वेशन थर्ड, ये समझने वाली बात है। When object is thrown vertically upward with initial velocity u, the gravitational acceleration is the negative। अब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर भेजते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जी लेंगे, स्मॉल जी का वैल्यू और निगेटिव में लेंगे, ये ध्यान रखना। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे ऊपर तो हम क्या, ग्रेविटेशनल के निगेटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू लेंगे वो निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या, सिंपल से हम लोग माइनस लेके चलेंगे तीनों इक्वेशंस में। ये हमारा यदि वेलोसिटी निकालना है टी सेकेंड में तो v बराबर u माइनस जी टी। यदि हाइट निकालना है तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यदि रिलेशन दिखाना है v स्क्वायर बराबर u माइनस टू जी एच। बाकी जो कुछ टॉपिक्स रह गया इसे हम लोग कल डिस्कस कर खत्म कर लेंगे एक क्लास में। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और से बढ़िया से देखना, समझ में आ जाएगी।